नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। चुनाव की यात्रा आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे काफी कुछ चीजें क्लियर होती जा रही हैं, मुद्दे स्पष्ट हो रहे हैं, गठबंधन के दोस्त धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं, टिकटों का आवंटन धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है और लगभग सारी चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और जो चुनावी समर सजना है उसमें कौन किस पाले में होगा ये भी बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, संजय सिंह जी की, आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, कृष्णा पटेल मिली हैं, अपना दल के जो अध्यक्ष हैं। और ये तो जो छोटे छोटे दलों से मिलने का जो आमंत्रण दिया है अखिलेश यादव ने, उसका असर दिख रहा है और सारी चीजें बहुत स्पष्ट होती जा रही हैं। इस बीच कानपुर में बूथ सम्मेलन किया है भारतीय जनता पार्टी ने और एक बड़ा आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसको संबोधित किया है। वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी हैं इस चुनाव की दृष्टि से। उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि जब बूथ अध्यक्ष केवल आए हैं तब ये कार्यक्रम रैली के रूप में हो गया। रैली है, ये रैली नहीं है और ये बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है। और स्थिति ये है कि जब केवल बूथ अध्यक्ष आए हैं तब इतनी भीड़ है और ये रैली का शुरू कर रहा है। अगर बूथ कमेटियों की सारे लोग पूरी बूथ कमेटी अगर यहाँ बुलाई जाती तो कितना बड़ा आयोजन होता, ये देखने वाली बात होती। और एक चीज और उन्होंने कही कि अब वो बूथ अध्यक्षों के और अधिक नजदीक जाएंगे और जिलों में जाकर के कार्यक्रम करेंगे, जिले में जाकर के बूथ कमेटियों के साथ बैठेंगे, बूथ कमेटियों के साथ सम्मेलन करेंगे। तो इससे बड़ा प्रसन्नता की लहर है। और एक बात ये तो खुल करके सामने आ ही गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बूथ स्तर पर असली रूप में है, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। बूथ अध्यक्ष है सारे और बूथ अध्यक्षों की कमेटियां हैं और उन्हीं उसी जो जमीनी लड़ाकू जो हमने अभी कहा था एक दिन, उन्हीं जमीनी लड़ाकुओं के बल पर जनता पार्टी ये लड़ाई जीतने के लिए संकल्पित है। जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो इन्हीं जमीनी लड़ाकों की ओर से उठाए जा रहे हैं। इस बीच जो नड्डा जी का भाषण हुआ है कल कानपुर में, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और काफी कुछ जो मुद्दे हैं चुनाव के वो स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्या क्या मुद्दे होंगे। जाहिर सी बात है, अभी एक दिन हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि विकास गिनाने के लिए और जाति जिताने के लिए ये हम लोगों ने विषय रखा था, तो वो भी बहुत काफी स्पष्ट था। और उसके बाद में भी जो चीजें निकल करके आई हैं, जो भाषण हुआ है पार्टी अध्यक्ष का, उसमें भी ये साफ लग रहा है कि राम मंदिर और राष्ट्रवाद ही चुनावी अस्त्र बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में। ये बात बिल्कुल साफ सी नजर आने लगी है जेपी नड्डा के भाषण के बाद में। और उन्होंने काफी अपने भाषण का काफी हिस्सा राम मंदिर पर बोला है। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और जो लोग राम मंदिर निर्माण में, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बाधा डाल रहे थे, वो भी अब जाकर के वहां जाकर के माथा टेक रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रयासों से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। राम सभी के हैं, सभी को वहां जाकर के माथा टेकना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने राजनीतिक बात कही थी। उन्होंने कहा कि माथा टेकने वालों को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। ये बात उन्होंने, राजनीतिक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चाल से छोड़ता नहीं, उन्होंने आखिर में कह भी दिया कि जो लोग माथा टेकने जा रहे हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तो ये लगभग जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि राम मंदिर और राष्ट्रवाद ये मुख्य मुद्दे होंगे भारतीय जनता पार्टी के।
और ऐसे में जो दूसरे मुद्दे विपक्षी दल उठा रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो या तो इतना प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, या वो उनका उनसे इतना नीचे उनके पास संगठन की कमी है कि वो बहुत निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है, उसका कितना असर हो रहा है, और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी राम और राष्ट्रवाद के मुद्दे सामने लेकर के आई है। तो कितने प्रभावी होंगे महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे, और जो अकाट्य अस्त्र है भारतीय जनता पार्टी के पास, राम मंदिर और राम मंदिर का और राष्ट्रवाद का, वो पूरी तरीके से चलने जा रहा है। तो कहा नड्डा जी ने कि सब लोगों को जाना चाहिए वहां, राम भगवान राम के दर्शन करने चाहिए, और उसी में उन्होंने जोड़ दिया कि जो लोग दर्शन करने जाए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तो ये विषय है आज की चर्चा का कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हुए धड़ाम, और अब राम मंदिर और राष्ट्रवाद की के मुद्दों पर भाजपा कराएगी मतदान। ये विषय है आज का, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी और राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं और शशांक मिश्रा जी हैं, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज के इस डिबेट का, और शुरुआत हम कर रहे हैं अनिल गंगवार जी से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कि क्या महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे इतना प्रभावी नहीं हो पाए, या आप नीचे तक बात पूरी पहुंचा नहीं पाए, जो इस तरह के मुद्दे जिनकी उम्मीद हम लोग शुरू से कर रहे थे, राम मंदिर और राष्ट्रवाद, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है, और पूरा इम्तिहान लिया है बूथ अध्यक्षों का, पूरी तरह से पास हुए हैं सारे बूथ अध्यक्षों की गिनती पूरी हुई है, और ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन निचले स्तर तक है, बड़े पैमाने पर है, जैसी उम्मीद पार्टी की है उस हिसाब से है, और जो मुद्दे पार्टी भाजपा उठाएगी वो ही कहीं ना कहीं अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, और उन पर ही ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। अनिल गंगवार जी, शेखर भाई, आज आपने जो मुद्दा उठाया है, इसी की हम लोगों को उम्मीद थी। देखिए, महंगाई का जो मुद्दा है वो गरीब के झोपड़ी तक पहुंच चुका है। उसको ना चालू करने की जरूरत है, ना, क्योंकि को इस महंगाई में बिल्कुल धरातल पर, और खुद मेरा बताना है कि जो ये राशन पानी दे रहे हैं तो उसका साफ कहना है कि ये राशन जो है वो एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से महंगाई के नाम पर लेना। इसलिए कुछ वो कहा है कि दो जीरो, इनका जो ये राशन पानी है वो महंगाई ने खा लिया है। इसलिए महंगाई जो तक पहुंच चुकी है, और इनका विकास का जो एक मामला चल रहा था उसको हवा उसकी उस गुब्बारे की हवा निकल गई है, क्योंकि विकास हो नहीं पाया। ये चाहे अपनी कोई बात नहीं। अब इनके पास दो मुद्दे बचे हैं, एक तो आस्थावाद और एक राष्ट्रवाद। आस्थावाद से ये मतलब है कि भगवान राम में आस्था है तो वोट हमें दीजिए, और राष्ट्र के असली वाले हम हैं, राष्ट्र को बचाने वाले हम हैं, हम राष्ट्र को बिकने नहीं देंगे, तो बिक भी रहा है, बिक भी रहा है। तो ये मुद्दा ये जागृत करके जो है ये सरकार बनाना चाहती है, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक। इस समय आप ये देखिएगा कि क्या स्थिति है, गरीब किस प्रकार से करहा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही तो महंगी मिल रही, और उसके साथ में 250 रुपए का एक बच्चा लगाया जा रहा है। ये सब चीजें बहुत ही जन तक पहुंच चुकी है, जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि इनका क्या नाटक है ये, और ये
चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे गोरखपुर क्षेत्र हो, और इधर चले जाओ पश्चिम में जाट जो बहुल क्षेत्र है वहां चले जाओ, सब इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। केवल व्यूह रचना बाकी है, और ये द्वार तोड़ पाना इस बार इनके जो है नाको चढ़ा दिया जाएगा, तब भी ये जो है इस बार नहीं आ पाएंगे। मैं तो यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि अब ये लोग, जैसे इन्होंने जिला पंचायत चुनाव में किया था, उस एजेंडे को भी अब ये लागू करने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये चुनाव लोकतंत्र का नहीं होगा, ये संग्राम होगा, ये युद्ध होगा। और इसमें जिस प्रकार से जिला पंचायत चुनाव में चीरहरण हुआ था, लोकतंत्र को तार तार किया गया था, उसी प्रकार से आपकी ये विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। और ये राम के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास के नाम पर नहीं मांगेंगे, और न ही ये महंगाई को सामने आने देंगे। परंतु पाटे जी भाई साहब, देखिए राम मंदिर और राष्ट्रवाद, देखिए पार्टी कोई भी हो, देश से बड़ा कोई नहीं। दूसरी चीज राम मंदिर, सरकार हमारी बने या ना बने, राम के नाम पे हम सब वोट नहीं मांगते, ना ही हमारी पार्टी ने कभी वोट मांगे। जबकि मैं इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस राम मंदिर का जिक्र भाजपा वाले सबसे ज्यादा करते हैं, उस मंदिर का ताला राजीव जी ने खुलवाया। उन्होंने कोई उनकी गंदी आस्था नहीं थी साहब कि किसी धर्म या जाति विशेष में साहब टकराव हो जाए, कहीं ताले खुले। लेकिन हमारी पार्टी का कोई भी नेता साहब राम मंदिर के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, वो आस्था का प्रश्न है। दूसरी चीज, नड्डा जी का आप बयान देखिए, कहीं ना कहीं हताशा साहब जाहिर होती है कि साहब लोगों को, विपक्षी दलों को साहब संदेश देते हैं कि साहब आप माथा टेकना चाहिए, और जो माथा टेकने जाए वो सब बीजेपी में शामिल हो जाए। पहली बात तो ये है कि कृष्णा पटेल जो आपके साथ थी, उन्हें भी साहब जो है अखिलेश जी के पास साहब जाना पड़ा। तो कृष्णा पटेल अपना दल से साहब है, तो अपना दल जो आपको समर्थन साहब सेंट्रल में दिए हुए है, तो उन्हें भी साहब आपके पास जाना पड़ा। दूसरी चीज आप देखिए कि कानपुर में जो बूथ सम्मेलन हुआ, ये भाजपा का अपना इंटरनल मामला है, और उनके अपने बूथ अध्यक्ष आ रहा है, अच्छी बात है, उनका संगठन बढ़ रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर धरातल के साथ क्या हुआ, गंगा में बहती हुई तैरती हुई साहब लाशें, उनके साथ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। भुखमरी में आज हिंदुस्तान का इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में साहब क्या स्थिति, पेट्रोल डीजल के दाम क्या हुए, उसके बाद खाद्य सामग्री आप समझिए कि 180 और 200 के आसपास खाने का तेल साहब पहुंच चुका है। तो साहब इन सब चीजों पे, इन सब मुद्दों से साहब ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की ये प्रोपोगंडा है, और उसी पैटर्न पे साहब अभी कोई दो राय नहीं, राष्ट्रवाद और राम मंदिर के नाम पे साहब ध्रुवीकरण की पूरी राजनीति का खाका साहब पिछले 2-3 वर्ष पहले से ही तैयार हो गया है, वो ही हम लोगों को सब देखने को मिल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय साहब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, मैं समझता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं वो सबके हैं, और राम जो हैं वो आस्था का विषय है, राजनीति का विषय भगवान राम को नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैं लगातार पूर्व में भी कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, इनका लगभग 5 वर्ष का कार्यकाल जो ये पूरा होने वाला है, इसमें इन्होंने ऐसा एक भी कोई कार्य नहीं किया है जिसको लेकर ये चुनाव में जाएं और बता सकें कि हमने ये काम किया है, आप हमें वोट दे दीजिए। इनका शुरू से ही यही एजेंडा रहा है कि किस प्रकार देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करके वोट हासिल किए जाएं और सत्ता पर काबिज हुआ जाए। अभी आप देखिए पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, 110 रुपए से लेकर 115 रुपए पेट्रोल बिका। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते तो शायद पेट्रोल 150 रुपए के पार हो चुका होता। और इन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगे। शेखर भैया, देश में, विश्व में आज हिंदुस्तान जो है बीफ के मामले में पहले स्थान पर है हमारा देश, लेकिन इनको तो गाय के नाम पर ही वोट मांगने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन भगवान राम की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, उन्हीं भगवान राम को इन्होंने ठगने का काम किया। 2 करोड़ रुपए की जमीन
ट्रस्ट द्वारा खरीदी जाती है और 10 मिनट के बाद उसी जमीन को ये लोग 18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहां तक मैं समझता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर किसी से नाराज होंगे तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नाराज होंगे, क्योंकि आज राष्ट्र प्रेम की बात हो रही है। इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, अगस्त 2013 में नागपुर की एक निचली अदालत ने एक मामले में 3 लोगों को बाइज्जत बरी किया। उन तीनों लोगों का दोष सिर्फ ये था कि नागपुर के रेशमी बाग में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने का प्रयास किया। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो आरएसएस का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उन 3 लोगों ने 12 साल जेल काटी, तब जाकर उन्हें कहीं न्याय मिल पाया। अभी आप देखिए कानून व्यवस्था का आलम क्या है। कानपुर में एक डीसीपी हैं संजीव सुमन जी, क्राइम सेल के हैं। उनकी और उनकी टीम ने कानपुर के ही एक व्यापारी को किडनैप करके 1 करोड़ 40 लाख रुपए की उससे रंगदारी मांगी और 40 लाख रुपए लेने के बावजूद भी उसको जेल भेज दिया। अभी कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है, तब जाकर कहीं मुकदमा दर्ज हो पाया। और विकास ये शुरू से कहते थे सबका साथ सबका विकास। आज ये हिंदू मस्जिद, मंदिर, राष्ट्र प्रेम, इन सब चीजों का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? और अभी हाल में ही आप देखिए कि बुंदेलखंड का एक भवानी जो बांध ये लोग दिखा रहे हैं वो भी आंध्र प्रदेश का बांध है। तो इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विकास नहीं किया है और ये इनका पुराना बड़ा ही पेटेंट फार्मूला है और इसी को लेकर फिर चुनाव में दोबारा जा रहे हैं। मिश्रा जी, राजेंद्र जी। जी शेखर भाई, आज का विषय आपका बहुत अच्छा है, जनता से जुड़ा हुआ विषय है। क्यों आज का मेन विषय बेरोजगार और महंगाई है। जैसा कि नड्डा साहब ने कानपुर में कहा है, तो इनका हमेशा एम रहा ही है कि राष्ट्र और राम के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रत्येक हिंदू के दिल में बसते हैं, प्रत्येक हिंदू के राम है, अकेले भाजपाइयों के राम नहीं है। हर हिंदू के आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम आस्था के प्रतीक है, हर हिंदू के आस्था के। और राष्ट्रवाद क्या भाजपाइयों के पास ही रहा? और जो इतने हिंदू हैं और जातियां इनमें राष्ट्रवाद नहीं किया। लेकिन ये सब जो है इन्होंने अपने कार्यकाल में जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, इन सबको मुद्दों को लेकर जनता के पास नहीं आ सकते। जनता इनकी करतूतों को जानती है। इन्होंने झूठे जुमले और झूठी बातें कही है कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता हुआ हो। तो आखिर जनता का ये फेस कैसे करें, जनता के बीच में कैसे जाए? इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये राम मंदिर की बात करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये धर्म और संप्रदाय की बात करेंगे, यही करेंगे। क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, और जो काम नहीं करता है वो अन्य बातों को लेकर ही समझ नहीं जाता है, ये निश्चित है। और बड़ी विडंबना है, समझ में नहीं आता है जो राष्ट्रद्रोह बता रहे हैं, राष्ट्र प्रेम बता रहे हैं, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रवाद, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की जासूसी की, वो आज अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की आजादी की लड़ाई में कहीं इनका योगदान नहीं रहा, कहीं सरकार ने, तो आज आप उन्हें राष्ट्रवादी कहते हैं। और सारे राष्ट्रद्रोही हो गए हैं, तो चाहे खालिस्तानी बता दें, नक्सली बता दें, पाकिस्तानी बता दें, मुद्दे भटकाना है। और जनता ने निश्चित कर लिया है वोट देना है, चरम सीमा पर है। 2060 रुपये पेट्रोल बिक रहा था, वो अभी इन्होंने कुछ सस्ता कर दिया, 100 रुपये पार हो गया था। एलपीजी 414 रुपए थी, तो 900 रुपये हो गए। आज के नेता मुंह नहीं खोल रहे में हंगामा करते थे, एलपीजी गैस सिलेंडर पर घर में लगे, उसमें नहीं रह जाती थी, बैलगाड़ी में सांसद बैठ के जाते थे,
पेट्रोल महंगाई बता रहे थे, और उसकी तुलना में 14 की तुलना में और आज 21 की तुलना में पेट्रोल और डीजल कितना महंगा है, ये इनके नेता नहीं देख रहे हैं और ना इस पर कुछ बोलना चाहते हैं। इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। 14 में रेट क्या था डीजल का, 14 में सरसों तेल का रेट क्या था, 14 में देसी घी का रेट क्या था, 14 में मतलब दूध का रेट क्या था, आज क्या रेट है? ये महंगाई को नहीं दिखाई रही है, सारी सीमाएं लांघ चुकी है। इसलिए राष्ट्रवाद और राम मंदिर की बात जरूर करें। राम मंदिर का इनका बनवाया हुआ है। अगर राम मंदिर इन्होंने बनवाया, कल्याण सिंह ने क्यों नहीं बनवा दिया, अटल जी ने क्यों नहीं बनवा दिया, मोदी जी ने पहले क्यों? वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और सुप्रीम कोर्ट को न्याय, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हर भारतीय के लिए मान्य है, हर एक नागरिक मान्य है। और हमारी पार्टी यही कहती रही कि जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करेगा वो विरोध आ रहे। कांग्रेस पार्टी तो कभी जात की बात करती है, धर्म की बात करती है, केवल विकास की बात करती है, कि फिर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। और जो कांग्रेस ने 70 साल में तैयार किया, 70 साल में देश को बनाया, और उन्होंने 7 सालों में हो, चाहे मैं एयरपोर्ट रहा हो, चाहे रेलवे रहा हो, चाहे LIC रहा हो, चाहे BSNL रहा हो, सारी चीजें दे दी। रोजगार कहां से? चलिए धन्यवाद। भाई, जनता का समय जी आपका वीडियो चला गया, जरा देख लीजिए, सुधार लीजिए। शेखर भाई, जनता का समय बड़ा महत्वपूर्ण है और आपकी डिबेट को जनता बड़े ध्यान से सुनती है। ये जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हम इनकी किसी भी बात का जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनकी बातों में कोई भी सार्थकता नहीं है। हाँ, चूंकि आपने जो मुद्दे उठाए थे, आपने जो बात की थी, उस पर जरूर हम थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और जो कि सत्य आधारित होगा। अभी आपने कहा कि JP नड्डा जी हमारे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं कानपुर में आए थे और उन्होंने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक की थी और वो बैठक एक रैली का रूप ले गई थी। इससे जाहिर होता है कि हमारा संगठन का जो ढांचा है वो जन जन तक, निचले स्तर तक, सब जगह पर बहुत मजबूती के साथ अपना कार्य कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय नड्डा जी ने जो कहा कि हमारा मुख्य जो चुनावी एजेंडा है, जो ध्येय है, वो राष्ट्रवाद का है। अभी कांग्रेस के पैनलिस्ट कह रहे थे कि राष्ट्रवाद की बात करना देश की जनता को गुमराह करना है, तो ये उनका सोच हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर के चली है, उस पर दृढ़ है और उसी को लेकर के आगे बढ़ेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद ही एक ऐसा तत्व है जिसमें सब प्रकार का, चाहे वो विकास हो, चाहे वो रोजगार हो, अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो रोजगार, अभी आप देख लीजिए अफगानिस्तान का, जब राष्ट्र पर संकट आया तो वहां पर रोजगार, वहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया, विकास तहस नहस हो गया। तो ये बात हमारे कांग्रेसियों को अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, आपने अभी राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र किया कि राम हमारी आस्था का प्रश्न है? अरे ठीक है, आस्था हृदय में है, लेकिन राम जन्मभूमि जहां पर है वहां पर उनका एक भव्य मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपनी आस्था को टिकाएंगे कहां पर? मस्जिद में जाकर के टिकाएंगे, गुरुद्वारे में जाकर के टिकाएंगे, चर्च में जाकर के टिकाएंगे, या राम जहां पर पैदा हुए उस जन्मभूमि पर जाकर के उस आस्था को प्रदर्शित करेंगे? और कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हमने राजीव गांधी के समय में ताला खुलवाया। मैं कांग्रेस के पैनलिस्टों से कहना चाहता हूं कि वो जाएं और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो माता जी हैं राबर्ट वाड्रा हैं, वो सब आए और अयोध्या के उस भव्य मंदिर में दर्शन करें। आए, क्यों नहीं आते? ये पूरी जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। अब हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो साथी थे कह रहे थे कि वर्ग वैषम्य पैदा कर दिया, जात को जात से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, ये सब अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल रहा है और हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार का भी कार्यकाल रहा है। एक भी सांप्रदायिक दंगा पूरे इस 5 वर्ष की जो अवधि पूर्ण होने जा रही है पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। और जहां कहीं किसी भी उपद्रवी तत्व ने अगर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया
तो कानून सर्वोपरि मान करके संवैधानिक आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, चाहे वो कितना भी बड़ा सरगना रहा हो, माफिया रहा हो, चाहे कितना भी पावरफुल सफेद पोश रहा हो। हमारी सरकार ने कदापि रियायत नहीं की और ना करेगी। अब रही बात विकास की बात, कहा कि इनके पास विकास के कोई मुद्दे गिनाने को नहीं है। अरे भाई, आप 70 साल और 5 साल, हमने जितना शौचालय बनवा दिया है 70 साल में आप उतना शौचालय नहीं बनवा पाए। हमने जितने एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश का अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया एक्सप्रेस वे का, आपको पता है भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को मिला है। 5 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन परिस्थिति में है। आप एक पूरे 5 वर्षीय योजना में आप एक एक्सप्रेस वे का पूरा डंका पीटते रहे। पूर्वांचल को क्या मिला? कुछ भी नहीं। पूर्वांचल में जाकर के मैं एक बार गया तो कहा कि यहाँ तो लाइट ही नहीं आती। हमने तो वो दौर देखा है कि जहां पर 7 दिन में आती थी, 7 दिन रात में आती थी। अब विकास की परिस्थिति आप देख रहे हैं। आप हमारे पास आंकड़े रखे हैं, बताओ तो मैं पढ़ करके सुना दूं, जनता समझ रही। आज चारों तरफ आप देख लीजिए, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, सड़कों का जीर्णोद्धार हो रहा है, गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही। आप अपने फर्रुखाबाद से उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। अभी कल ही मेरे मन में एक विचार आया कि 70 वर्ष तक फर्रुखाबाद के लोग राजनीति करते रहे, एक ओवर ब्रिज नहीं दे पाए। हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में फर्रुखाबाद को 2 ओवर ब्रिज दिए हैं। एक ओवर ब्रिज कई हजार करोड़ का बनता है, आपको शायद पता होगा। तो अगर 70 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान अगर एक ओवर ब्रिज भी अगर आपने दिया होता तो 70 ओवर ब्रिज मिलते। ये है आपकी विकास की परिभाषा। अभी हम कांग्रेस के पैनलिस्टों से बात कर रहे थे औपचारिक रूप से कि मैं एक बार सलमान खुर्शीद के क्षेत्र में गया था, तो शायद सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, और कहा कि हम बहुत बड़े नेता हैं। क्या दे रहे थे? ऐसे बड़े नेता की हमको आवश्यकता नहीं है जो हमारे पूरे जनपद को बहुत पिछड़ा बना दे। ऐसे प्रदेश के में हमारे नेताओं की आवश्यकता नहीं जो हमारे प्रदेश को पिछड़ा बना दे। आज हमारा प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है, चाहे वो रक्षा कॉरिडोर के मामले में हो, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे के मामले में हो, चाहे एम्स जैसी सुविधाओं के मेडिकल कॉलेज के मामले में हो। अरे आप तो इंसेफ्लाइटिस पर लड़ते रहे। 70 वर्ष तक कांग्रेस इंसेफ्लाइटिस पूर्वांचल में चिल्लाती रही। पूरे 5 वर्ष समाजवादी पार्टियों का शासन रहा, इन्होंने भी इंसेफ्लाइटिस, चूंकि बच्चे खत्म होते हैं ना, उसमें इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। आपने उस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार आई, हमने बच्चों के हित को ध्यान में रखा, उनके माता पिता के दर्द को समझा, और वो 70 साल का जो इसको 5 वर्ष में हमने समाप्त किया। हम भाई साहब थोड़ा हमको समय दे दीजिए, क्योंकि मैं सत्य पे आधारित हूं। ज्यादा हो गया। तो ये सब जितने भी मुद्दे हैं, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप ऐसे झूठ प्रलाप करते रहते हैं। आप कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही, महंगाई बहुत बढ़ रही। आपको पता है कि लगभग 2.25 साल हो गए हैं, 2.25 साल हो गए हैं, प्रत्येक नागरिक को हम सब लोगों ने खाद्यान्न व्यवस्था से जोड़ा, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया। कहाँ महंगाई बढ़ गई? आपको निःशुल्क खाने को मिल रहा, कहाँ महंगाई? बिजली 24 घंटे मिलने लगी। जब 24 घंटे बिजली जलाओगे तो थोड़ा बिल ज्यादा आएगा। चलिए ठीक है। अब अपनी देखिए, जहां तक रही राष्ट्रवाद की बात, तो आपने कांग्रेस के ऊपर हमला किया। हमने सबसे पहले डिबेट में, अपनी डिबेट चालू करने से पहले कहा था साहब, दल से बड़ा देश। दूसरी चीज बिल्कुल सही हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि विकास, और 70 सालों में साहब कांग्रेस की नाकामी गिनाई। आपने जो बातें कही, अब मैं उन बातों का जवाब देना चाहता हूं कि साहब बिल्कुल सही, आपने जितना बड़ा विकास किया इतना हम लोगों ने 70 सालों में नहीं कर पाया। 1 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे साहब बैठे रहा। 1 साल के बाद जाके माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंभकर्णी नींद से जागे, तब साहब तीनों कृषि कानून साहब वापस किए। बिल्कुल सही कहा। किसानों को साहब अपनी की पार्टी के बड़े बड़े नेता साहब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अराजक तत्व, गुंडे, माफिया जैसे शब्दों से किसानों को सुशोभित करते रहे साहब।
उनके साथ इतनी बड़ी जय जयकार हमने नहीं की। बिल्कुल सही कहा। तीसरी चीज, विकास की बात करते हैं, आपके चारों विधायक और एक सांसद, इन कायदे में 5 लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरी एक आ रहा था गंगा एक्सप्रेस वे के नाम पे, अब आप लोग जिले को साहब गुमराह करते रहे, वो भी आपके हाथों से साहब चला गया कायदे में तो। और आपको फरीदाबाद की जनता से साहब सुन लीजिए, माफी मांगनी चाहिए आपके चारों विधायक और सांसद जी को साहब। इस तरीके से आदमी उम्मीद रखा था, आम जनता साहब उम्मीद रखे हुए थी। और आप विकास की बात करते हैं, 100 स्मार्ट सिटी की भी बात कही गई थी साहब, बुलेट ट्रेन की भी कही गई थी, काला धन की भी बात कही गई थी। हमारे गृह मंत्री, एक मिनट भाई साहब, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा जवाब भी इनको दे देने दीजिए। 15 लाख का साहब वादा किया था, तो एक अपनी रिपोर्टर के सामने दिए हुए इंटरव्यू में साहब उन्होंने कहा था साहब ये चुनावी जुमला है, तो नीचे तक पूरी पार्टी चुनावी जुमला है। अब मैं थोड़ा जवाब दे दूं इनका तो ज्यादा सही रहेगा। आप कहते कि फर्रुखाबाद को क्या मिला? इस पंचवर्षीय योजना में आप देखिए कि फर्रुखाबाद की पूरी रेलवे लाइन व्यवस्था का विद्युतीकरण हुआ। दूसरी बात, आपने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे थोड़ा शाहजहांपुर की तरफ निकल गया। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्रुखाबाद को एक नेशनल हाईवे मिला है जो कि बरेली से लेकर के इटावा तक दोनों एक्सप्रेस वे को जोड़ेगा। आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलने जा रही है। तीसरी बात, 24 घंटे फर्रुखाबाद वासियों को विद्युत व्यवस्था से आच्छादित किया गया। सड़कों पर हमें खुद पता है कि आज से 15 साल पहले जब हम फतेहगढ़ से फर्रुखाबाद के लिए जाते थे तो मेरे स्वयं के पेट में दर्द होने लगता था, लेकिन आज आपके पेट का पानी नहीं हिलता है, सड़कों की ऐसी व्यवस्था हुई। आप जब भी फर्रुखाबाद में कभी रोडवेज बस स्टेशन पर आते थे तो आपको पता ही नहीं लगता था कि रोडवेज बस स्टेशन है कि नहीं है। आज आप फर्रुखाबाद जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ रोडवेज बस स्टेशन एक जिला स्तरीय है। अरे आपको इनमें समय कोई विकास नहीं दिखता। मिश्रा जी, मैं देख रहा हूँ, मिश्रा जी एक मिनट, मैं तो रोज जाता हूँ। मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी एक मिनट स्तर की बात होगी। ये 5 वर्ष का कार्यकाल का उपलब्धि बता रहे हैं। आपने 70 साल क्या किया? आप तो राम जन्मभूमि मामले पर आलोक जी ने जो बात कही, फरीदाबाद से फतेहगढ़ जाते हुए रास्ते का साहब जिस तरीके से रोडें सही हुई, अभी नेकपुर के 4.5 वर्ष बीत चुका है साहब भाजपा के योगी जी के शासन में। अभी सिर्फ 2 महीने पहले अभी आपके ही साहब उप मुख्यमंत्री साहब आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी को साहब फतेहगढ़ मुख्य मार्ग से शायद नहीं ले जाया गया। नेकपुर के नीचे इतनी बुरी हालत थी कि साहब कम से कम 1-1 फुट गहरे गड्ढे थे। और आपने कहा नेशनल हाईवे, ये प्रोजेक्ट साहब आज का नहीं बहुत पुराना है। विद्युतीकरण की बात की आपने, विद्युतीकरण की, तो आप ये देखिए रेलवे लाइन का विद्युतीकरण आज 15-20 साल पुराना। और लोगों बोल लेने जी। हाँ शशांक बोलो। अनिल जी। जी शेखर भाई, जैसे राम की बात अभी इन्होंने की कि राम देखिए जन जन के हैं, लेकिन राम पर राजनीति करना और राम से राजनीति से फायदा लेना, ये कहीं नैतिकता नहीं दिखती है। ये कौन कहता नहीं कि राम की हम पूजा नहीं करते हैं? हम कहते हैं जब भी अंतिम मेरा जवाब भी आ जाने देना, संस्कार होता है तो हर व्यक्ति कहता है कि राम नाम सत्य है। तो राम तो सबके हैं, लेकिन उस पर राजनीति करना गलत बात है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारी सेना हर सीमा पर तैनात है और किसी को भी वो राष्ट्र में घुसने नहीं देती है। ये हर सरकार का दायित्व रहता है। आप उसमें स्पेशल क्या कर रहे हैं? आपने आतंकवाद, आपके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं आऊंगा और ये दाऊद को पाकिस्तान से पकड़ के लाऊंगा, नहीं तो आप इसका देख लीजिएगा। आप ला पाए? जो आपने कहा वही आप नहीं कर पाए। किसी बोलना? हाँ थोड़ा सा जवाब ले लीजिए। नहीं जवाब बाद में, टाइम नहीं सकता। हाँ और किसी बोलना? शशांक। हाँ जी शेखर भैया, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि फर्रुखाबाद में आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, आपके पेट का पानी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप फर्रुखाबाद से एक बार मोहम्मदाबाद निकल जाइए। विषय पे रहा करिए। कोई संदर्भ में अगर कोई बात कहेगी
विषय पे ना करिए। विषय हमारा यह है कि भाजपा ने राम और राष्ट्रवाद को अपना चुनावी एजेंडा क्लियर किया है, ये है विषय। इस विषय पे ना करिए। संदर्भ में बहुत सी बातें कही जाती हैं लेकिन उसे विस्तार नहीं दिया जाता। एक मिनट। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि महंगाई का 2014 और 2021 कंपैरेटिव स्टडी बता दें हमें। हाँ ठीक, मैं बता दूं बस इसी का। तुम बता। मैं आदरणीय में से छोटे समय नहीं रहेगा, पहले आप पेट्रोल की बता दें, डीजल की बता दें, गैस की बता दें, बता दें। 2014 में आदरणीय मिश्र जी, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि 2014 में जितनी आपकी उम्र थी, 2021 में क्या आपकी उतनी ही उम्र है? अगर ऐसी है तो फिर मैं महंगाई पर चर्चा करूं। उम्र के हिसाब से बढ़े, जैसे उम्र बढ़ती है अरे देश विकास करेगा तो सब चीजें बढ़ेंगी। आदरणीय शुक्ला जी 3 गुनी बढ़ेगी, उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। आप 2014 से 2021 से देश की तुलना नहीं कर सकते। आपने संसद को 1 महीना तक बाधित किया। 2014 में राम मंदिर 1 महीने संसद को नहीं चलने दिया था डीजल और पेट्रोल के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपको सुनाए, क्या बोलते थे? अगली प्रधानमंत्री का भाषण सुनाए, स्मृति ईरानी का भाषण सुनाए, अरुण जेटली का भाषण सुनिए, उन भाषण को सुनिए। आज उसी करिए आप। आदरणीय मिश्र जी, जनता सच सुनना चाहती है। अब जनता इस प्रकार के प्रपंच नहीं सुनना चाहती है। जनता जान चुकी है कि जो आपने तेल बॉन्ड जारी किए थे उसकी भरपाई वर्तमान सरकार कर रही है, उसकी बाकायदा पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। महंगाई का अगर कोई जनक है तो महंगाई अरे क्यों नहीं पिता अगर कर्ज लेकर के मर जाएगा तो उसके बच्चे को उसका ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा कि नहीं? राष्ट्र की बात है। दूसरी बात राम के मुद्दे पर, अरे सुन लीजिए सर, राम के मुद्दे पर आपने इस पूरे 70 वर्ष जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बड़े बड़े लॉयर राम का जो मुकदमा लड़ रहे थे वो सब आपके ही पार्टी के क्यों थे? जो राम को नकार रहे थे, यहाँ तक कि आपकी सरकार के द्वारा, सर सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप अपना लिस्ट उठा के देख लीजिए। आपकी सरकार ने जो रामेश्वरम सेतुबंध जो था उसकी भी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया था कि ये भगवान राम के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको तोड़ देना चाहिए। आपने उस भौगोलिक व्यवस्था को भी मिटाने का एक कुत्सित प्रयास किया था जिसे कि हमारे विपक्षी लोगों ने, हमारे साथियों ने उसको रोका। आप तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को ही नष्ट कर देना चाहते थे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था के तहत हो, व्यवस्था के तहत हो। जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कितना भी झूठा प्रलाप करते रहिए, अब भैया मैं जानना चाहता हूँ, आरएसएस के राष्ट्रीय मुख्यालय नागपुर से होती है, वहाँ तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता? इसका भी मैं जवाब देता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में सरकार बनी है, फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर भी आप देख लेना जाकर के, फर्रुखाबाद में दूर से तिरंगा लहराता दिखाई पड़ता है। सरकार ने सुनिश्चित किया। फिर वही बात साहब, नागपुर के मुख्यालय की हो रही है। आप बात सुनिए पहले। पूरे देश में तिरंगे का सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मान कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है, और उसने एक ऐसा नियम बनाया कि पूरे देश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान होंगे उस पर सबसे लंबा और सबसे बड़ा ध्वज लहराएगा और उसकी पूरी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन करेगा। क्या आप, अरे आपकी तो सरकार कब लहराएगा, थोड़ा ये भी बता दीजिए ना। अरे नागपुर में क्या आप क्या आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा कब फहराया जाएगा भाई साहब? हमारे भाजपा के साथी का जवाब नहीं है साहब। आरएसएस मुख्यालय पे नहीं कह सकते भाई साहब, डिबेट में बैठ के नहीं कह सकते कि आरएसएस मुख्यालय पे नागपुर में तिरंगा। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल जी का, राजेंद्र जी का
वरुण का और शशांक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।